आज की बात। स्वागत। आज से क्रांतिबा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का ये जयंती पर्व शुरू हो चुका है और ये दोनों गुरु चेला, गुरु शिष्य, दोनों समानता के पुरस्कर्ता, बंधुत्व के पुरस्कर्ता, स्वतंत्रता के पुरस्कर्ता और खास तौर पर अगर देखा जाए तो मित्रत्व के पुरस्कर्ता। और इसलिए देश में बहुत सारी जगह पर फुले अंबेडकर जयंती पर्व ये समता पर्व के नाम से भी आगे बढ़ चला है और इसे समता पर्व के नाम से लोग अब आयोजित करने लगे हैं। लेकिन आज जब क्रांतिबा ज्योतिबा फूले को हम याद करते हैं उनके इस जन्मदिन पर, या फिर बाबा साहेब को उनके जन्मदिन पर 14 अप्रैल को याद करते हैं, तो इन दोनों में क्या खास है, क्या विशेषता है, इस बात को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। क्रांतिबा ज्योतिबा फूले के विषय में जो बात उनके अपने जीवनचर्या से आती है कि उनके ब्राह्मण मित्र के शादी के प्रसंग पर उनका अपमानित होना और फिर अपमानित होने के बाद उनके मन में इस बात के लिए एक चिंगारी का पैदा होना कि समाज सुधार की बड़ी आवश्यकता है। और समाज सुधार की बड़ी आवश्यकता है, इस बात को समझकर जब क्रांतिबा ज्योतिबा फूले आगे बढ़े तो उनके समक्ष एकमात्र उपाय आया और वो ये उपाय था कि शिक्षा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहेब भी शिक्षा को ही आगे बढ़ाते हैं। अब दोनों की साम्यता देखिएगा, इस गुरु की और इस शिष्य की। ये जब शिक्षा के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और शिक्षा के प्रति अपनी बात को सबसे पहले व्यक्त करते हैं, तो उनके इस व्यक्तिकरण में, इस अभिव्यक्ति में वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि विद्या से मति गई, मति से नीति, नीति से गति, गति से प्रगति रुक गई। और ये सारा जो नुकसान है, ये पूरा नुकसान अगर किसी ने किया तो ये केवल अविद्या ने किया है, अशिक्षा ने किया है। ये जो उनका रियलाइजेशन है, इस रियलाइजेशन को वे आगे बढ़ाते हैं। और इसी बात को देखिएगा, बाबा साहेब जब आगे बढ़ाते हैं तो वे कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो कोई उसे पिएगा गुर्राए बगैर नहीं रहेगा। तो ये जो इनके खास सीख वाले ये जो संदेश है, इस संदेश को भी आज हमने फुले अंबेडकर जयंती के इस खास पर्व पर समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्रांतिबा ज्योतिबा फुले का आज जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस पर यदि हम क्रांतिबा ज्योतिबा फुले को समझने का प्रयास करें तो एक बात को ये भी समझना चाहिए कि जब क्रांतिबा अपने इस कार्य की शुरुआत करते हैं तो इस शुरुआत में एक बड़ा ही विशेष जो बदलाव है, वो बदलाव भारत के परिवेश में हुआ है। ब्रिटिश, जिनकी ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में स्थापित हो चुकी है, जब क्रांतिबा ज्योतिबा फुले उनके काम की शुरुआत कर रहे हैं और इस वक्त में जब ये स्थापित हो गई है तो उनके साथ उसकी स्कूलें भी आ गई है। और ज्योतिबा के पिता गोविंदराव जी, इन्होंने ज्योतिबा को उनकी उम्र की 7वें साल में उनको स्कूल में दाखिला भी दिलवा दिया है। वे ज्यादा पढ़े तो नहीं उसमें, लेकिन शिक्षा के प्रति जो ललक है, वो ललक उनके मन में जरूर है। लेकिन जब उनके मन में ब्राह्मण मित्र की शादी से अपमानित होकर लौटने के बाद ये बात घर कर जाती है कि समाज सुधार की आवश्यकता है, तो शिक्षा पर बल आता है। और जब शिक्षा पर बल आता है तो इसमें उनकी खोजबीन शुरू हो जाती है कि इस शिक्षा की इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाएं। आज भी इस स्थिति को हम जैसा का वैसा देख सकते हैं। आज शिक्षा तो है, लेकिन उन सब जगह पर नहीं है जहां शिक्षा को जितनी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए। साक्षर होना और शिक्षित होना, ये दो चीजें अलग अलग चीजें हैं। क्रांतिबा ज्योतिबा फुले या फिर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, ये दोनों लोगों को शिक्षित, उच्च शिक्षित बनाने में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं और उसके प्रति समर्पित भी हैं। अब देखिएगा कि ये बड़ी विशेष बात है कि जब ज्योतिबा फूले के मन में, क्रांतिबा ज्योतिबा फूले के मन में ये बात आई कि हमने शिक्षा के आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तो वे अपने एक मित्र के साथ, सदाशिवराव गौंडे, ये उनके जो मित्र हैं, इन मित्र के साथ वे अहमदनगर गए। अहमदनगर जाकर उन्होंने क्या किया, तो वहां मैडम फरार थी, जो एक
ईसाई मिशनरी स्कूल चलाती थी। और ये जो मिशनरी स्कूल थी, जो शिक्षा केंद्र जिसको कहा जाता था, इसमें अहमदनगर में ये शिक्षा केंद्र चलता था। सदाशिवराव अपने उनके मित्र क्रांतिबा ज्योतिबा के, उनके साथ ये दोनों दोनों मित्र गए अहमदनगर और वहां जाकर देखा कि ये स्कूल कैसे चलती है। देखिए, किसी बात की जब योजना बनती है तो योजना के लिए क्या-क्या करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अपने काम को करते हुए इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। जब ज्योतिबा फूले ने इस बात को शुरू किए तो सबसे पहले उन्होंने उस शिक्षा की बात को समझने का प्रयास किए कि शिक्षा होती क्या है और शिक्षा दी कैसे जाती है, वो प्रदान कैसे की जाएगी। क्योंकि एक दूसरा शिक्षा की प्रचार प्रसार की व्यवस्था थी, लेकिन जहां शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां अन्य कोई समुदाय के लोग नहीं जा सकते थे। वहां न शूद्र थे, न अतिशूद्र थे, न महिलाएं थी। उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और समाज सुधार के लिए इनकी शिक्षा की जरूरत थी। तो अब ज्योतिबा फूले, उनके मित्र सदाशिवराव, ये गए अहमदनगर में, देखा वहां पर कि ये शिक्षा केंद्र कैसे चलता है। उन्होंने ये पाया, उस पूरे शिक्षा केंद्र में पाया कि भारत में महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा की जाती है, जो हमारे देश व समाज के लिए एक कुरीति है। सबसे पहले उन्होंने चिन्हित कर लिया कि महिलाओं को शिक्षा ना देना ये एक कुरीति है, एक बुरी रीति है, एक बुरा काम है और इस बुरे काम को खत्म करना बहुत जरूरी है, इसे मिटाना बहुत जरूरी है। और फिर वो अपने काम में लगे कि अब इस काम को शुरुआत कैसे किया जाए। तो वहां से जब अहमदनगर से लौटे तो उन्होंने सबसे पहले विचार किया कि इस कार्य को अपने घर से शुरू कर लिया जाए, कहीं और से नहीं। और फिर ये विचार उन्होंने उनकी सहचारिणी सावित्रीबाई फूले के समक्ष रखा और सावित्रीबाई फूले इसके लिए सहर्ष तैयार हो गई। वो तैयार हुई, ज्योतिबा जी ने सावित्रीबाई को सिखाए और फिर यहां से सावित्रीबाई को थोड़ी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा देने के बाद फिर वो ट्रेनिंग के लिए गई, वो शिक्षिका बनी। उनके साथ फातिमा जी जुड़ी, उनके साथ अब्दुल गफ्फार शेख आए और इन सब लोगों ने मिलकर, सदाशिवराव जी, ज्योतिराव जी, इन सब ने मिलकर फिर इस शिक्षा के आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो सामाजिक सुधार की ये बात है और ये महिलाओं में शिक्षा की बात है। ये शुरुआत ऐसे हुई। ये शुरुआत जब हुई, ये आगे बढ़ी शिक्षा के आंदोलन को। आप सब जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने बड़े संघर्षों के साथ और दरअसल बड़े अपमान सहकर उन्होंने इस शिक्षा को आगे बढ़ाया। हम इस बात पर इस वक्त नहीं सोच रहे हैं, लेकिन एक बात आपको जरूर बता रहे हैं कि ज्योतिबा फुले जब आगे बढ़े तो ज्योतिबा फुले ने उनकी जो कोई खास पुस्तकें लिखी हैं, बहुत पुस्तकें नहीं है लेकिन जो पुस्तकें हैं बड़ी विशेष हैं। उनमें से गुलामगिरी यानी कि दास्ता आप जिसे कहें, या फिर मराठी में वे शेतकऱ्यांचा असूड ऐसा कहते हैं, हिंदी में उसे लोग किसान का कोड़ा भी कहते हैं। लेकिन ये जो पुस्तकें हैं उनकी, सत्यशोधक धर्म का उन्होंने पूरा एक व्यवस्थापन लिखे हैं कि सत्यशोधक धर्म है क्या। तो सत्यशोधक धर्म की सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक उन्होंने लिखी। दरअसल क्रांतिबा ज्योतिबा फुले एक समानतापूर्ण जीवन, मतलब जो समतावादी जीवन, समतामय जीवन, मतलब बराबरी वाली समाज व्यवस्था जो होती है, इस समाज व्यवस्था के निर्माण की नींव को उस समय मजबूत कर रहे थे, उस नींव को बना रहे थे। और जब नींव को बना रहे थे तो बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने इन चीजों को सामने रखने की कोशिश की कि गुलामी क्या है, तो गुलामी समझाना बहुत जरूरी है। किसान क्या है, क्योंकि उस वक्त तो किसानी ही थी, लेकिन किसान कैसे सेठों के और भट्टों के दोनों की चंगुल में फंसा हुआ है, तो उसे निकाले कैसे। उसे शिक्षा के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है। आप उस वक्त की बात देखिएगा, ज्योतिबा फुले ने उनकी पुस्तक उस वक्त के अश्वेत आंदोलन को, अश्वेत आंदोलन में जो लोग लड़ रहे थे, यानी कि
ब्लैक्स की मोमेंट में जो लोग लड़ रहे थे, उनको वो पुस्तक उन्होंने समर्पित की। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। गुलामगिरी उनकी जो पुस्तक है, वो उन्होंने उस अश्वेत आंदोलन को, सत्यशोधक समाज के निर्माण की बात उन्होंने की। और ये सत्य शोधन आज जिसे हम भारतीय संविधान के जरिए अगर देखें, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट खड़ा करना जिसे कहते हैं, मतलब लोगों की वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, ये हमारा जो आज का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को ज्योतिबा फुले ने उस वक्त में सत्यशोधक धर्म के नाम से आगे बढ़ाने की कोशिश की, और ये उसी का ही विस्तारित और मजबूत रूप इस वक्त हम देखते हैं। आज फुले अंबेडकर जयंती की इस पावन पर्व पर आप सबको बहुत बधाइयां देते हैं, और इस पूरे पर्व में, इस समता के पर्व में, इस स्वतंत्रता के पर्व में, इस बंधुता के, मित्रता के पर्व में आप सबके साथ बने रहेंगे। आप भी बने रहिएगा। आज की बात में यहां रुकते हैं।